After the discussion of peptides and detailed study of amino acids, now today we will discuss about the biological value of proteins. In this topic, biological value of protein, जब हम इसमें डिस्कस करते हैं तो हम इसमें ये डिस्कशन करते हैं कि जो प्रोटीन है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो उसको मेज़र करने के लिए, टू मेज़र द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, हम चेक करते हैं कि उसमें जो प्रोटीन है कितने असेंशियल अमाइनो एसिड सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यू। इसको बायोलॉजिकल वैल्यू से डिटेक्ट करते हैं। सो बायोलॉजिकल वैल्यू किस लिए हम डिटेक्ट करते हैं? टू चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, टू चेक क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, और इसकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं कि प्रोटीन कैसे सप्लाई कर रहा है अमाइनो एसिड को, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल। उसको हम बायोलॉजिकल वैल्यू से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और बायोलॉजिकल वैल्यू होती क्या है? बायोलॉजिकल वैल्यू इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्ब्ड नाइट्रोजन। कितनी परसेंटेज की एब्जॉर्ब्ड नाइट्रोजन which is retained in the body. So for the definition you can say that, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन absorbed which is retained in body, जो बॉडी में रिटेन रहता है, which is retained in the body। ठीक है, which is retained in body। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी एस्टिमेशन कैसे की जाती है? हमने देखा कि प्रोटीन है, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए हम बायोलॉजिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है? प्रोटीन की क्वालिटी चेक करने के लिए ये देखते हैं कि प्रोटीन कैसे एसेंशियल अमाइनो एसिड सप्लाई कर रहा है, और वो बायोलॉजिकल वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। बायोलॉजिकल वैल्यू इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड व्हिच इज रिटेन्ड इन द बॉडी। ठीक है, अब इसको एस्टिमेशन करने के लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाता है? एनिमल स्टडी करते हैं। ठीक है, एनिमल स्टडी में हम क्या करते हैं, जो एनिमल है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रोटीन फ्री डाइट पे रखते हैं 2 डेज के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम उसमें से जो नाइट्रोजन है वो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? जो उसका फिकल नाइट्रोजन है उसकी एस्टिमेशन करते हैं बाय, हम कैसे ऑब्टेनिंग द अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजन। जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजन है फिकल में, उसको हम अमाउंट को एस्टिमेट करते हैं। नंबर 2, उसके बाद जो यूरिनरी नाइट्रोजन है उसकी एस्टिमेशन करते हैं। उसकी एस्टिमेशन हम किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ यूरिनरी नाइट्रोजन। यूरिनरी नाइट्रोजन की हेल्प से उसकी एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो हमने एनिमल था जिसको हमने फास्टिंग पे रखा था, उस एनिमल को हम क्या करेंगे? अब उसको हम प्रोटीन डाइट देंगे। उसको हमने पहले प्रोटीन फ्री डाइट दी थी, अब प्रोटीन वाली डाइट देंगे उसकी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अब उसको डिटेक्ट करेंगे, जो फिकल और नाइट्रोजन है उसकी एस्टिमेशन करेंगे। पहले हमने फिकल नाइट्रोजन और यूरिनरी नाइट्रोजन प्रोटीन फ्री, ठीक है, प्रोटीन फ्री डाइट दी थी, अब उसको प्रोटीन वाली डाइट देने के बाद एस्टिमेशन करेंगे। फिर हम बायोलॉजिकल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। बायोलॉजिकल वैल्यू इज इक्वल टू नाइट्रोजन रिटेन्ड बाय नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड इनटू 100। इससे हम बायोलॉजिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है कि कितना हम जो प्रोटीन है जो सप्लाई हो रहा है प्रोटीन, ठीक है, कितना सप्लाई हो रहा है उससे एस्टिमेशन लगा सकते हैं, और वो एस्टिमेशन हम बायोलॉजिकल वैल्यू यूज करके हम पता कर सकते हैं कि इसकी कितनी बायोलॉजिकल वैल्यू है और कितने ये बॉडी को सप्लाई कर रही है प्रोटीन। ठीक है, इस मेथड से हम निकाल सकते हैं नाइट्रोजन रिटेन, जिसमें मेथड में प्रैक्टिकली एनिमल को हमने पहले
पहले प्रोटीन फ्री डाइट पे रखा, उसका फिकल और यूरिनरी नाइट्रोजन देखा, एस्टिमेट किया कितनी अमाउंट है, उसके बाद हमने उसको फिर प्रोटीन डाइट दी और उसके बाद एस्टिमेशन किया कितना रिटेन हुआ और कितना एब्जॉर्ब इनटू 100। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रोटीन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन इनटेक माइनस नाइट्रोजन इन द फीकल मैटर माइनस नाइट्रोजन इन यूरिन। ठीक है, अपॉन में नाइट्रोजन इनटेक कितना था और कितना नाइट्रोजन जो कि फीकल मैटर में कितना निकला है, उससे हम देख सकते हैं भी कितना रिटेन बॉडी में कितना रिटेन रहा, कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, उससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं और ये डिटेक्शन बायोलॉजिकल वैल्यू से हम कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम बायोलॉजिकल वैल्यू, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, ये तो हमने बायोलॉजिकल वैल्यू की, अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। बायोलॉजिकल वैल्यू को तो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जो प्रोटीन्स हैं वो बायोलॉजिकली कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो किस चीज में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं जो प्रोटीन है, ठीक है, वो बहुत ही असेंशियल है वाइटल प्रोसेसेस के लिए, बहुत सी जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस है उसके लिए बहुत असेंशियल है, क्योंकि इसमें जो लार्ज जो पोर्शन होता है सेल का या टिश्यू का, वो बना होता है किसकी, मेड अप ऑफ प्रोटीन से बना होता है, चाहे वो सेल्स हैं टिश्यू है। ठीक है, बहुत से प्रोटीन ऐसे हैं जो कि स्पेशल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो बायोलॉजी जो प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सम प्रोसेसेस। किस तरह की प्रोसेसेस, किस किस में क्या क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन नंबर 1, मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन में क्या है, जो प्रोटीन है और लिपिड है वो मेजर स्ट्रक्चर है किसका, सेल का। जो सेल कंपोनेंट है, जो मेम्ब्रेन है सेल की, वो किसकी बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई है। ठीक है, तो प्रोटीन किससे एसोसिएटेड है, जो प्रोटीन की जो मेम्ब्रेन है। ठीक है, दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन है प्रोटीन की, जो सेल की मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब दो तरह के प्रोटीन होते हैं मेम्ब्रेन में, एक तो इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ द सेल या फिर सेल कंपोनेंट्स की जो मेम्ब्रेन है, they are made up of two types of proteins which are intrinsic protein and extrinsic protein. Intrinsic protein is also known as integral protein. Integral or integral proteins. And extrinsic protein is also called as peripheral proteins. Peripheral proteins. ठीक है, तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है उसमें क्या होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन इंक्लूड्स, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं उसमें ट्रांसलोकेजेस होते हैं। दैट ट्रांसलोकेजेस हेल्प इन रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो ट्रांसलोकेट, इसमें ट्रांसलोकेट एंजाइम होता है जो कि इंक्लूड ट्रांसलोकेजेस। ये ट्रांसलोकेज होता है, ये किस में हेल्पफुल होता है, मूवमेंट
अक्रॉस द, जो सब्सटेंस का मूवमेंट है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसकी मूवमेंट में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब पेरिफेरल प्रोटीन होता है, इसमें साइटोक्रोम सी होता है, दैट साइटोक्रोम सी एंड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस। ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेटाबॉलिज्म के लिए। ये हेल्पफुल होता है टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या है? एक तरह के कंपोनेंट है, ये एंजाइम्स कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से, जो मेम्ब्रेन है उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से एसोसिएटेड है। ये हो गया हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब हम बात करें सेकंड फंक्शंस की, जो सेकंड इंपॉर्टेंस है दैट इज एंजाइम प्रोटीन। जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स, जो प्रोटीन्स, ऑल प्रोटीन्स आर मोस्टली एंजाइम्स, जितने भी प्रोटीन हैं वो एंजाइम्स है। दीज आर स्पेशल प्रोटीन्स, ये एक स्पेशल तरह के प्रोटीन्स होते हैं विच आर हेल्पफुल इन कैटलाइजिंग द रिएक्शन, रिएक्शन को कैटलाइज करने में हेल्पफुल होते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बायोकैटलिस्ट, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बायोकैटलिस्ट। ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स एंड दे आर helpful in catalysis of reaction, that is why they are called as biocatalyst, इसलिए इनको बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। अब जो बायोकैटलिस्ट है ये इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर यू कैन से दैट रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने में, चेंज करने में हेल्पफुल होता है। तो इट influence the rate of chemical reaction, chemical reactions, ठीक है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हो गया हमारा एंजाइम्स, और बिकॉज ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। नेक्स्ट वी मूव टू द हार्मोन्स। सम एंजाइम्स, सम हार्मोन्स एक्ट एज प्रोटीन। बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेवरल हार्मोन्स आर पेप्टाइड्स, बहुत से हार्मोन्स हैं जो कि पेप्टाइड्स होते हैं या फिर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। दैट पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेगुलेशन ऑफ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ metabolic reactions। ये इसका फंक्शन हो गया हार्मोन्स का। आफ्टर द हार्मोन्स we will move to next function, next importance of protein, that is blood proteins. Number 4, blood proteins। अब ब्लड प्रोटीन्स की बात करें तो ब्लड्स में अलग अलग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन आ जाएगा, हीमोग्लोबिन आ जाएगा, उसमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन का क्या रोल है? ब्लड प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? ब्लड प्रोटीन इंक्लूड प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन, इंक्लूड टू कंपोनेंट, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन होता है एंड हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट कंटेन करता है। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें। प्लाज्मा प्रोटीन,
प्लाज्मा प्रोटीन क्या कंटेन करता है, ये ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन कंटेन करता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट कंटेन्स ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। इसमें ग्लोबुलिन होता है एंड फिब्रिनोजन, ठीक है, जो कि बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म करता है बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसमें जो फिब्रिनोजन है इसको ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी कहते हैं। दिस फिब्रिनोजन इज आल्सो नोन एज ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर which is helpful in the clotting during the bleeding, ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्पफुल होता है। इस फिब्रिनोजन को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो ये हो गया प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन। अब बात करें इसमें एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन भी एक तरह का प्रोटीन है विच इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर, लिवर में सिंथेसाइज्ड होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, जो ऑस्मेटिक प्रेशर है प्लाज्मा का उसको मेंटेन करके रहता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन करता है बहुत से मटेरियल की, लाइक जैसे बिलिरुबिन, बिलिरुबिन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ये नेक्स्ट है हमारा एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन is also a protein, it is a protein which is synthesized in liver में synthesized हो रहा है और इसकी synthesis से ये किस में हेल्पफुल है, it is helpful in ऑस्मेटिक, जो प्लाज्मा का ऑस्मेटिक प्रेशर है उसको मेंटेन कर रहा है और बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हमारा हिपैटोग्लोबुलिन, हिपैटोग्लोबुलिन, हिपैटोग्लोबुलिन में क्या काम करता है, जो हिपैटोग्लोबिन है इट इज ऑल्सो कोल्ड एज अल्फा 2 ग्लोबुलिन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो ए प्रोटीन। जब आरबीसी डैमेज हो जाते हैं तो जो हीमोग्लोबिन है वो हिपैटोग्लोबुलिन से बाइंड कर जाता है। उसके साथ बाइंड करने के क्या कारण होता है, ताकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट ना हो जाए, ठीक है, तो ये काम होता है। इट इज ऑल्सो अ प्रोटीन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन का क्या फंक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफेरिन इज अ प्रोटीन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा ग्लोबुलिन, इसको बीटा ग्लोबुलिन भी कहते हैं। अल्फा जहाँ हिपैटोग्लोबुलिन है, ठीक है, उसको अल्फा 2 ग्लोबुलिन कहते हैं, अल्फा 2 ग्लोबुलिन एंड दिस ट्रांसफेरिन इज कॉल्ड एज बीटा ग्लोबुलिन, इसको बीटा ग्लोबुलिन कहा जाता है, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन है, जो ट्रांसफेरिन है, ट्रांसफेरिन, फेरिन मतलब कि इट इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ आयरन इन प्लाज्मा, इसको आयरन के जो आयन होते हैं उसको प्लाज्मा में ट्रांसफर करें, ट्रांसफेरिन, फेरिन को ट्रांसफर करता है, ठीक है, आयरन को ट्रांसफर करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड से रिलेटेड है। इट इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट इन ब्लड, लिपिड यानी फैट से रिलेटेड है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट इन ब्लड, ब्लड में फैट की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इट इज मेड बाय, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है ये क्या है, इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विच कंसिस्ट ऑफ हीम प्लस ग्लोबुलिन,
ठीक है, हीम का कंसिस्ट है और ग्लोबिन का कंसिस्ट है, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैसेस इन द बॉडी। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हीम एंड ग्लोबिन, विच द मेन फंक्शन, जो मेन रोल है इसका वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ गैसेस इन द बॉडी, बॉडी में ट्रांसफर करता है गैसेस को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन इज ऑल्सो ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन जो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो भी क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है सेल न्यूक्लियस का, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ऑफ सेल न्यूक्लियाई। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है दैट इज एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि पेप्टाइड्स की बनी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जी, वो पेप्टाइड्स की बनी होती है। उसके बाद कोलेजन की बात करें, कोलेजन इज अ फाइब्रस प्रोटीन। कोलेजन क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन है जो कि बहुत सारे जो टिश्यूज होते हैं वो कोलेजन के बने होते हैं, मेड अप ऑफ कोलेजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। क्या है इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, हमने इसमें पढ़ा कि मेम्ब्रेन प्रोटीन में दो तरह की प्रोटीन से बनी होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इनके फंक्शन पढ़े कि क्या क्या रोल प्ले करते हैं, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में हेल्पफुल करते हैं, इसमें ट्रांसलोकेजेस होते हैं, उसमें मोनो अमाइन ऑक्सीडेजेस, ये किस में हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एंजाइम्स जो कि बायो कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, ये प्रोटीन्स ही होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, इसलिए इनको बायो कैटालिस्ट करते हैं। हार्मोन्स पढ़े हैं, रेगुलेशन करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। ब्लड प्रोटीन्स है जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाएंगे और हीमोग्लोबिन आ जाएंगे, इनके अलग अलग एक्टिविटीज हैं, जो अलग अलग फंक्शंस हैं, जो अलग अलग एसेंशियल रोल प्ले करते हैं उन प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए। ये तो होगी हमारी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। अब अगर प्रोटीन है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, प्रोटीन से रिलेटेड कुछ डिजीज है जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से भी हो सकती है या फिर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, इनकरेक्ट मेटाबॉलिज्म के कारण भी हो सकती है। तो हम थोड़ी सी डिजीज के रिगार्डिंग स्टडी करें। डेफिशिएंसी डिजीजेस, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। प्रोटीन डेफिशिएंसी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो इसमें अब जो प्रोटीन है, जो डिजीजेज हैं वो मे बी डेफिशिएंसी से भी हो सकती है, चाहे वो डाइटरी प्रोटीन की कमी हो या फिर अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी हो, उसकी डेफिशिएंसी से हो सकती है, या फिर जो मेटाबॉलिज्म है वो एबनॉर्मल हो जाए, ये इसके रीजन है। ठीक है, रीजंस क्या है, रीजंस ऑफ डिजीज, डिजीज के क्या रीजन है। ठीक है, इसके रीजन है एक तो जो प्रोटीन है, डाइटरी प्रोटीन है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए। ठीक है, और क्या हो गया, या फिर एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो या फिर जो डाइटरी प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए। ठीक है, अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी। अब इन डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर पढ़े डाइटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी या फिर अमीनो एसिड डेफिशिएंसी, तो इसके कारण जो डिजीज होती है वो है क्वेशियोर्कर एंड मेरास्मस। ये दो डिजीज हो सकती है। ठीक है, क्वेशियोर्कर एंड मेरास्मस। जो क्वेशियोर्कर है ये क्या होते हैं, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, इस डिजीज को प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इसमें डाइट, जब जो
बच्चा है जैसे 2-3 साल का है, उसको जब मिल्क से जब अपनी डाइट पे आता है तो उसको जो डाइट मिल रही है उसमें जो प्रोटीन की अमाउंट है वो कम होती है, इतनी कम होती है जिसके कारण क्या होती है, क्वेश्चन हो जाती है। इसमें क्या होती है, उसकी जो ग्रोथ है उसकी रिटार्डेशन हो जाती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जो स्किन है, स्किन पे पिगमेंटेशन होने लग जाती है, हेयर थिन होने लग जाते हैं, ठीक है, थिकनिंग होने लग जाती है, क्रैक्स हो जाते हैं, अल्सरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, वॉमिट, डायरिया, डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी डेफिशिएंसी को या फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी की ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चे की डाइट में प्रोटीन ज़्यादा दो उसको, जैसे मिल्क, थ्रू द मिल्क, एग, सोयाबीन, विद द हेल्प ऑफ दिस वो ट्रीटमेंट हो जाएगा उसकी डाइट में प्रोटीन की जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर दो, उसको एनहांस कर दो। उसके बाद आता है मैरास्मस। मैरास्मस भी उसी से रिलेटेड ही डिजीज है। इसमें भी प्रोटीन की जब अमाउंट है कम हो जाती है, जब बच्चा क्या होता है मिल्क से डाइट पे आता है उसके अमाउंट कम है, तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो जो उसको जब सिर्फ मिल्क पे डिपेंडेंट होता है, जब छोटा इन्फेंट होता है डिपेंडेंट होता है मिल्क पे, तो उसको जब मिल्क दिया जाता है वो ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में दिया जाता है, और उसके बाद जब डाइट मिलनी है तो डाइट में भी उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो पहले भी प्रोटीन की कमी रहेगी, अब आगे भी प्रोटीन की कमी हो गई, ठीक है। तो इसके कारण उसको मैरास्मस हो सकती है ये डिजीज। इस डिजीज से क्या होता है, जो बच्चा है वो बहुत ही थीन हो जाता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, मसल्स बिल्कुल ही उसके नहीं, बहुत पतले हो जाते हैं, हेड लार्ज हो जाता है, वेट चाइल्ड का बहुत डिक्रीज करने लग जाता है, और डिहाइड्रेशन और डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी उसको प्रोटीन रिच डाइट देनी पड़ेगी। अब बात करें एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, इसके कारण जो डिजीज होती है दैट इज फिनाइलकीटोनुरिया, कीटोनूरिया, अल्केप्टोनूरिया, अल्केप्टोनूरिया, एल्बिनिज्म, ठीक है, इस तरह की डिजीज हो जाती है। जैसे थोड़ा फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में बता देती हूँ। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो ये अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। इसमें क्या है, जो एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज, ठीक है, वो कम हो जाता है या उसकी एब्सेंस में होता है, जिससे वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता। अब वो कन्वर्ट नहीं होता तो उसकी जो फिनाइल एलानिन और हाइड्रोक्सीलेज है और उसके कैटाबोलाइट्स है दैट इज फिनाइल पायरुविक एसिड एंड फिनाइल लैक्टिक एसिड, ये एक्सक्रीट आउट होने लग जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और सीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पिगमेंटेशन भी होती है हेयर में और स्किन में। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या है, ऐसे एसेंशियल अमाइनो एसिड देने हैं जिसमें टायरोसिन की अमाउंट ज़्यादा हो। उसके बाद आ गया अल्केप्टोनूरिया। अल्केप्टोनूरिया में क्या होता है, ये भी एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है टायरोसिन का, उसके कारण होता है, रीजन इसका ये है, ठीक है। इसमें एक एंजाइम होता है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज है, उसकी एब्सेंस में होता है, जिसके कारण जो होमोजेंटिसेटिक एसिड है वो अकुमुलेट होने लग जाता है इन टिश्यू ब्लड के अंदर, और उसके बाद थोड़े टाइम में वो यूरिन में अपीयर करने लग जाता है, जिसके कारण यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन के कारण। इसमें कोई एज इट इज सिम्टम्स कुछ ऐसे दिखते नहीं है, लेकिन जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं ना उसमें डार्कनिंग हो जाती है किसकी, कार्टिलेज और टेंडेंस की। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं एसोक्रोनिसिस, इस कंडीशन को कहते हैं